ठीक है भाई, 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मत छोड़ना है। पेन केक, इसका ये ब्रांड है मेकअप का, इसका यूज करते हैं कौन, एक्टर्स वगैरह लगाते हैं, इंसान नहीं लगा सकता, जानवर लगाते हैं। चलिए वो एक्टर्स लगाते हैं, आप लोग नहीं इसका यूज कर सकते आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा, इसको भी याद कर लेना, ये अति इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग में मेकअप ही ज्यादा चल रहा है फिलहाल, पता होगा तुम्हें, इसलिए ट्रेंडिंग का क्वेश्चन पूछो उसको, तुझे भी तो जान लगती है राजनीति नंबर का। चल भाई, क्वेश्चन मैंने कल कराया था तुम्हें, पंचम समूह का अर्थ होता किसे कहते हैं? पंचम समूह, सुबह बोलो भाई, पंचम समूह। तो आप 8 सब्जेक्ट का समाजशास्त्र का पहला क्वेश्चन पंचम समूह से कहा जाता है। चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर है भैया। आज कल खत्म हो जाएगा, आज परसों 5 चैप्टर चालू होगा समाजशास्त्र का। हाँ भाई, पंचम समूह से कहा जाता है, जब कल आए थे ना तो बता रहा है यार भाई, एक ही समाज में किसी को अलग कर देते हैं। मैंने तुमको बताया था वंचित होता क्या है, किसे कहते हैं वंचित? समाज से निकालना। और कौन आया? निशान चौबड़ी कल आए थे, कल तुम सो रहे नींद आ गई तुम्हें, भाई जगह दो समझ लो ना, तू आया था कल? तो नहीं बता पा रहे भैया ये मैंने जिंदर दो भी समझ लो, ये दो समझ लेने तो तुमने वीडियो नहीं डाली, तो वीडियो देख लो। मैंने बोला था आगे समझ में बाद में भोजन वीडियो में देख के बताओ, वीडियो नहीं डाली। चलो तो भैया, वंचित समूह किसे कहा जाता है? तो वंचित शब्द का मतलब होता है कि भाई किसी चीज से वंचित रहे हैं। मैंने बताया था, आप राशन लेने जाते हो राशन की दुकान पर, तो भाई किसी को राशन मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता, जिसको नहीं मिल पाया था क्या हुआ, उसी से वंचित रह गया, उसको भी मिला। मैंने बोला था भारतीय समाज में ऐसा समाज जिसमें रहने वाले लोगों को कुछ सुविधा प्रदान, कुछ लोगों को सुविधा मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती है, तो उसको कहा जाता है वंचित समूह। ठीक है, भारतीय समाज का ऐसा समूह जिसमें रहने वाले लोगों को कुछ लोगों को सुविधा मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती, उसे वंचित समूह कहा जाता है। सिंपल तरीका। ठीक है, भारतीय समाज के ऐसे समूह जिसमें रहने वाले लोग, तो कुछ लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती है, कुछ को और कुछ लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है और कुछ को नहीं की जाती है, उसको कहा जाता है वंचित समूह। ठीक है भाई, वंचित समूह किसे कहा जाता है? तो वंचित समूह भारतीय समाज का एक ऐसा समूह जिसमें रहने वाले लोगों को कुछ सुविधा मिल जाती है, कुछ को नहीं मिल पाती है, उसे वंचित समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताया था भैया, धार्मिक निरयोगिता किसे कहते हैं? ये तो बता दोगे? शिवा आओ इनको गालों से जाती द्वारा निम्न जाति और पाबंदी लगा रहे हैं। तो भैया, निरयोगिता शब्द कौन सा है? धर्म निरयोगिता, जन निरयोगिता, समाज निरयोगिता और निरयोगिता। तो ये निरयोगिता में सिर्फ आपको यही जोड़ना है कि उच्च समाज द्वारा निम्न समाज पर लगाई गई पाबंदियों को निरयोगिता कहा जाएगा। बोले धार्मिक निरयोगिता आएगी तो भैया धर्म के रिगार्डिंग बात बता देना कि उच्च समाज द्वारा निम्न समाज पर धर्म के अनुसार लगाई गई पाबंदियों को धार्मिक पाबंदियां कहते हैं। जैसे कि ना तो उनको मंदिर जाने दिया जाएगा, ना ही उनको ग्रंथ पढ़ने दिया जाएगा, ना ही उनको भजन सुनने दिया जाएगा, ना ही उनको अनुष्ठान करने दिया जाएगा। भैया ऐसे ग्रंथों ऐसे लगाए गए लोगों को धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं, धार्मिक निरयोगिता कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है, उनकी समस्याएं बताइएगा। अन्य पिछड़े वर्ग मतलब जो पिछड़े गए क्या है भाई?
भारतीय सामाजिक आर्थिक रूप से ठीक है। तो भैया पिछड़ा वर्ग ऐसा वर्ग, भारत समाज का ऐसा वर्ग जिसकी आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो कमजोर होता है उसे बोला जाता है क्या? पिछड़ा वर्ग। जिसके अंतर्गत आते हैं दलित, आदिवासी, गरीब, मजदूर, कारीगरी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं पिछड़े वर्ग। इनकी समस्या क्या है? मैंने बोला था बेटा कि इसकी समस्या पहली ये है कि शिक्षा का अभाव कम होने के कारण, जब शिक्षित नहीं होंगे तो भाई क्या रहे, गरीबी तो होनी है नहीं। शिक्षा के अभाव कम होने के कारण ये क्या करते हैं, अपना कारोबार नहीं बढ़ा पाते। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि इस परिवार की गरीबी, इस वर्ग में गरीबी अत्यधिक होती है। इस वर्ग में गरीबी अत्यधिक होने के कारण ये आगे बढ़ होने के कारण अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो प्रोसेस या वो शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते जो अन्य समाज के लोग करते हैं। और इनके पास उपजाऊ कृषि भी नहीं होती। ठीक है, अगर कृषि होती तो ये धन्यवाद है तो अपने पेड़ चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन में कल समझा दिए थे, जल्दी में याद हो तो। आज नया क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं की 4 प्रमुख समस्या लिखी। समाज में महिलाओं की निर्बल स्थिति के 3 कारण बताइए। तो बताइए भैया। तो भारतीय महिलाओं की 4 प्रमुख समस्या निम्नलिखित हैं। पहली है पुरुष प्रधान समाज। क्या गर्मी लग रही है भाई? हाँ, गर्मी का है। स्टॉप कर देना वीडियो, स्टॉप हटाना नहीं है, स्टॉप कर देना है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में महिलाओं की जो 4 समस्या बताना है। भारत की महिलाओं का क्या क्या समस्या है भारत में? तो भारत समाज में महिलाओं का कितनी समस्या है? पहला वाला क्लोज में डिफाइन कर देना कि भाई स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में अनेक परिवर्तन आए। महिला की स्थिति में जाए अनेक परिवर्तन आए। विभिन्न समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्त्री शिक्षित को महत्व प्रदान किए जाने लगे। उन्होंने अत्यधिक प्रगति की। अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी अधिकांश महिलाओं को सामाजिक आर्थिक ठीक है। तो भैया क्वेश्चन है आपका, महिलाओं की समस्या का बताओ। स्वतंत्रता के उपरांत महिला की स्थितियों में काफी सुधार आया। महिला शिक्षित होने लगी, महिला व्यवसाय करने लगी और महिला भैया राजनीतिक में भी भाग लेने लगी। राजनीतिक मतलब जानते हो क्या? पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे कि नेता नगरी बोलते हैं उनको। तो भैया महिलाओं की समस्या निम्नलिखित है। पहली समस्या है पुरुषों का प्रावधान या पुरुष प्रधान समाज। तो भैया महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है पुरुष प्रधान समाज। तो भैया कुछ समाजों में भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज होने के कारण यहाँ स्त्रियों को अनेक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। महिलाएं हर प्रकार से पुरुष पर निर्भर रहती हैं। इनका जीवन रसोई घर और बच्चों को पालन पोषण करना और अन्य सदस्यों की सेवा करने में निकल जाता है। यह कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समाज में पुरुषों की प्रधानता रहती है तो उस समाज में महिलाओं को खुलकर जीने का वो महत्व नहीं रहता। उनको सिर्फ पुरुष के निर्णय पर निर्भर होना पड़ता है। और दूसरी बात, रसोई घर में खाना बनाओ और तीसरी बात बच्चों का पालन पोषण करो और भाई अन्य सदस्यों की सेवा करो। ये है क्या? पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, जिस समाज में पुरुष की प्रधानता रहती है उस समाज में महिला भूल के नहीं जी सकती। महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते जो महिला चाहती है। उसको भैया पति के या पुरुष के निर्णय पर निर्भर होना होता है। ठीक है, उनका उस समाज में उनका काम होता है रसोई घर में काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना और अन्य सदस्यों की सेवा। पहला पॉइंट, दहेज प्रथा।
तो यह दहेज प्रथा स्त्रियों की एक विकट समस्या है। दहेज प्रथा स्त्रियों की एक विकट समस्या। बोला सर दहेज प्रथा होती है क्या होती है दहेज प्रथा? ठीक है, बच्ची की शादी में पैसे लेना देना वही दहेज प्रथा कहा जाता है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है पहला होगी दहेज प्रथा। तो इस समस्या के कारण अनेक नवविवाहित स्त्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दहेज रूपी राक्षस के कारण कई स्त्रियां अविवाहित रह जाती हैं, जबकि कई विवाह से पहले ही आत्महत्या कर लेती हैं अथवा विवाह के बाद विवाह वालों द्वारा यातनाओं का भी शिकार बनती हैं। भैया दहेज प्रथा सबसे विशाल समस्या है स्त्रियों की। क्यों? दहेज प्रथा के कारण ही विवाहित लड़कियां या स्त्रियां अविवाहित रह जाती हैं। कुछ दहेज प्रथा के कारण आत्महत्या कर लेती हैं और कुछ शादी होने के उपरांत ससुराल में दहेज प्रथा से यातना सहती हैं मौत, है ना। बोलती है तो ससुराल में आके भाई तुमने कुछ नहीं दिया, हमारे कारण बोलते हैं वहां पड़ा लूट लो फलाना बोलो ढकाना बोलते होता है ना। बता मुझे पता होगा भाई, है ना। उसको दहेज प्रथा कहते हैं। अब आगे भैया विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह तो भैया महिलाओं की एक और समस्या है विधवा पुनर्विवाह। समाज में विधवा पुनर्विवाह का निषेध होने के कारण विधवाओं को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा स्त्री को उसकी विधवा स्त्री क्या है जीवित रहते हुए भी लगभग मृत्यु के समान हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के समान उनको जीवन जीना पड़ता है। समाज व्यवस्था में विधवा की स्थिति अत्यंत निम्न और दर्दनीय अमाननीय। मतलब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी ये समस्या है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो भैया स्त्रियों की एक और बड़ी समस्या है विधवा पुनर्विवाह। जिस समाज में किसी स्त्री का पति मर जाए, ठीक है, तो उसका जीवन मरने के समान हो जाता है। मतलब उनका जीवन स्त्री का जीवन ऐसा हो जाता है जैसे कि मरी हुई स्त्री है, बस ओनली जी रही है, सांसें ले रही है। दूसरी बात अगर उसका पुनर्विवाह किया जाए, विधवा विवाह किया जाए, तो भाई जब वो दूसरी जगह पे विवाह करके जाती है तो वो उस टाइप से नहीं जी पाती जैसे कि पहले जी पाती है ना। ठीक होता है लोग जैसे भाई अबे वहां से आई है वो मार मार के आई है तो देखना मैं किसी को भी नहीं मार ऐसा होता है ना। तो यही है ये बहुत बड़ी समस्या उनकी विधवा पुनर्विवाह। और अगली समस्या भाई भेदभाव। सबसे मोस्ट समस्या भेदभाव। तो आज भी भारतीय समाज में ऐसी प्रथा चल रही है कि भैया शिक्षा के अधिकार है तो लड़की शिक्षा पर लड़कियों के अंदर लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, लड़कियों को भाई ऐसी निम्न शिक्षा दी जा रही है, वही लड़कों को उच्च शिक्षा ये लड़का समझे है। तो ये है भेदभाव कि लड़कियों को कम लड़कों को ज्यादा। हाँ सबको आएगा वो कह रही बोली अरे मेरे साथ हो रहा है सर बताओ क्या महाराज नहीं बता नहीं यार ये तो काम चल रहा है क्या वो जाने मिल रहा है। चलो भाई मैंने वो मोड़ी सा चला जा ये घर में तो चला जा वो जहां खाली दला गाली ये तीन जा आली भी चला अगला क्वेश्चन है नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए। नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए। ठीक है, इतिहास के दौरान नारी आंदोलन ने कौन कौन से मुद्दे उठाए उसके बारे में बताना है। ठीक है भाई, तो भैया विद्वानों और समाज सुधारकों के अनुसार नारी पुरुषों के बीच असमानता प्रकृति होने की वजह सामाजिक है। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों से संबंधित प्रश्न जोर शोर से उठ गए। ये बेनिम्न है। तो भैया नारी के प्रति नारी आंदोलन ने अपने इतिहास में के दौरान कौन कौन से प्रश्न उठाए।
तो भैया 1900 अब कौन सी साल चल रही है, कौन सी सदी चल रही है अभी? तो 1900 सदी में स्त्रियों के प्रति क्या हुए, बहुत से कदम उठे, मतलब उनके परिवर्तन में बहुत से चेंजिंग आए। क्या क्या है देखिएगा कि राजा मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक प्रथा तथा स्त्रियों की दुर्व्यवस्था में सुधार के लिए बंगाल में प्रयास किए। उन्होंने सती प्रथा के विरोध अभियान चलाए और यह पहला ऐसा स्त्रियों से संबंधित मुद्दा था जो लोगों के ध्यान लाया। तो भैया किसने, राजा मोहन राय ने स्त्रियों के प्रति पहला कदम उठाया, वो था क्या, सती प्रथा को बंद करना। सती प्रथा किसे कहते हैं पता है? पति के मरने के उपरांत स्त्रियों को पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, उसको बोलते हैं सती प्रथा। इसको बंद करवाया 19वीं सदी में किसने, राजा मोहन राय ने। कहां पर, बंगाल में एक अभियान चलाया, भाई सती प्रथा को बंद करो। ये कैसी प्रथा है भाई, जिंदा जला रहे तो दूसरे इंसान को एक ही तो मौत हो, दूसरे को मारे साथ में, उसके छोटे मोटे बच्चे क्या करेंगे अपनी लाइफ में भाई, पापा भी खत्म मम्मी भी खत्म भाई। इस प्रथा को बंद करवाया किसने, राजा मोहन राय ने। एक आंदोलन चलाया बंगाल में 19वीं सदी में, किसके रिगार्डिंग, सती प्रथा को पूर्ण तरह बंद करवाया। तो एक नाम आया लोगों के सामने कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तब लोग जागे भैया हाँ ये सही है। दूसरा पॉइंट, ज्योतिषवा फुले एक सामाजिक बहिष्कृत जाति के थे, मतलब कि एक सामाजिक निम्न जाति के, छोटे जाति के थे। उन्होंने जातिगत तथा लैंगिक दोनों ही विषमताओं पर प्रहार किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका प्रथम उद्देश्य था सत्य अन्वेषण, सत्य बोलना, सत्य खाना, सत्य रहना, सत्य जीना, सत्य। ठीक है, तो भैया दूसरी नारी के रिगार्डिंग दूसरा आंदोलन था ज्योतिराज फुले ने किया था, जिन्होंने क्या किया भाई, जिन्होंने जातिगत को बंद किया। बोलेगा भाई है तुम नीची जाति का दूर बैठ, मैं उच्च जाति को मैं कुछ भी बैठूंगा, तो ये बंद करवाया ज्योतिराज फुले ने। और क्या लिया, लैंगिक बंद करवाया भैया, ये तो बोलते नहीं है आज तू क्या कर पाएगा, तू तो लड़की है, तू क्या कर लेगा, मैं लड़का हूं, मैं बॉडी मेरी हूं, तो इसको बंद करवाया ज्योतिराज फुले। ठीक है, तो दूसरा आंदोलन होगा, दूसरा आंदोलन में क्वेश्चन रखा है, सॉरी नारी आंदोलन में इतिहास के दौरान बड़े मुद्दे, दूसरा मुद्दा था कि ज्योतिराज फुले एक निम्न जाति के सदस्य थे, जिन्होंने जातिगत को बंद करवाया। और भाई लड़की स्त्री और पुरुष में जो संबंध थे कि भैया तू स्त्री है, तू ये नहीं कर पाएगा, तो ये उसको भी बंद करवाया किसने, ज्योतिष फुले। तीसरा मुद्दा क्या था बेटा, तीसरा मुद्दा था महाराष्ट्र की एक घरेलू महिला ताराबाई शिंदे। भाई बहुत दमदार है क्वेश्चन, ये आएगा आपको ओटी में या एक शब्द में। महाराष्ट्र की एक घरेलू महिला ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधानता समाज में अपना जा रही दोहरी नीतियों का प्रतिवाद किया। तो भैया तीसरा मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र के घरेलू महिला ताराबाई शिंदे ने एक भाई पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष की तुलना। तो उसमें उसने पुरुष प्रधानता का अधिक जोर दिया। ठीक है भाई, पुरुष प्रधानता थी ना, उसको समाप्त करने का अधिक जोर दिया किसने, ताराबाई शिंदे, जो घरेलू महिला थी कहां की, महाराष्ट्र की। इसने पुस्तक लिखी क्या, पुरुष स्त्री संबंध के बारे में। तो इसमें उन्होंने लिखा भैया पुरुष को यहाँ मत दो, पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, और पुरुष का खून निकालो, स्त्री खून निकालो, दोनों का रंग लाल होगा। ठीक है, तब तो अलग अलग पाई जाते हैं, मैं मानता हूं, तब रंग लाल होता है, खून होता है, जानता है खून, निकाल के देखना अपना भी है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा पॉइंट और लास्ट है,
स्त्रियों के मुद्दे प्रभावकारी रूप से 70 के दशक से समान आए और स्त्रियों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों में पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज हत्या, लैंगिक असमानता इत्यादि प्रमुख थे। इधर नई चुनौतियां लड़कियों के जन्मदर में अत्यधिक कमी के रूप में सामने आई, जो कि सामाजिक भेदभाव होता। ठीक है, स्त्रियों का एक बड़ा मुद्दा था क्या? स्त्रियों का बच्चों का शोषण करना। शोषण के अंतर्गत भाई बलात्कार, दहेज प्रथा, दहेज हत्या, लैंगिक असमानता, मतलब लड़की भ्रूण हत्या करते थे लोग। ठीक है, तो भाई ये 70 के दशक में ऐसा होता था। मगर ये नई नीति बनाई गई ना, इसमें इन चीजों को सबको दूर कर दिया गया। कैसे करता बेटा? भ्रूण हत्या वगैरह, दहेज हत्या करना, भ्रूण हत्या कर देना, लड़कियों की हत्या कर देना, और अपने गर्भ में ये लड़की है लड़का मार दो। तो इस ये 70 के दशक में होता था। जब 19 का दशक आया, 19 सदी आई, तो ये चीजों को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा होगा कोई मार नहीं सकता बच्ची को, अगर मार दिया उसने कंप्लेंट मार दी ना, तो बताओ गया वही काम से। गलत होगा। ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कल करवाएंगे तो काम चेक हो जाएगा खत्म। समाजशास्त्र का तो क्या चल भाई? गौरव खड़े होकर वीडियो स्टॉप। हाँ भाई कह रहा हूँ। हाँ भाई ये कट गया। तो भाई मेरे आज का इतिहास चैप्टर 4 सारी ओटी करना वाली ओटी यार, पूरी ओटी ना, ओटी है इसमें पूरी ओटी याद करना है। फिर है क्वेश्चन आपका है भैया, वैदिक काल की यज्ञ परंपराओं का उल्लेख कीजिए। वैदिक काल में यज्ञ परंपराओं का उल्लेख करना है। यज्ञ परंपरा जानते हो? यज्ञ जानते? यज्ञ किसे कहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः चश्मा को डालो स्वाहा, भैया ये होती है। ठीक है, तो वैदिक काल में यज्ञों का वर्णन बताना है कि भाई यज्ञ का उल्लेख करें। तो सुनो क्या भाई, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यह उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है कि इन यज्ञों जब ये यज्ञ किए जाते थे तो इन यज्ञों में देवता के रूप में अग्नि, इंद्र और सोमदेव की पूजा की जाती थी। लोग इनकी यज्ञ में इनकी पूजा करते थे और इनसे अपनी मवेशी यानी कौन? अपने पशु और पुत्र प्राप्ति और लंबी आयु की कामना करते थे। कब? 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक ऐसा बताया गया है किसमें? ऋग्वेदिक काल में कि लोग इस समय इंद्र और सोम और अग्नि देवता की पूजा करते थे, और पूजा के उपरांत यज्ञ करते थे, और यज्ञ के उपरांत क्या करते थे? हमें हमारी मवेशी, हमारे पशु सही रहे, हे भगवान, हे ईश्वर, हमारी बच्चे की प्राप्ति हो जाए, हमें ये नहीं, हे भगवान हमारी लंबी आयु हो, तो ऐसी कामना ये लोग करते थे। ये तो बताया गया है, मुझे तो पता नहीं भाई। आगे बोलते भाई, प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से 500 ईस्वी में कुछ यज्ञ ग्रंथों द्वारा किए जाते थे। राजस्व और अश्वमेध जैसे यज्ञ सरकार और पायक किया करते थे, उनके अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है भैया, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक क्या चला? यज्ञ में इंद्र की, अग्नि की, सोम देवता की पूजा हुई। इसमें लोग क्या करते थे? अपनी दीर्घायु की कामना, पुत्र की कामना और मवेशी स्वस्थ रहे हमारी, ऐसी कामना करते थे। फिर आया फिर 1000 से 500 ईस्वी तक। तो भैया 1000 से 500 ईस्वी तक उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में क्या हुआ? चेंज हुआ। फिर लोग यज्ञ करने लगे कैसे वाले? राजा और सता लोग यज्ञ करते थे किसके? अश्वमेध यज्ञ।
अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था कि इसमें एक भैया पशु को या घोड़े को ले लिया जाता था, तो अगर उसको कोई पकड़ेगा नहीं तो आपका यश्वमेध सफल, यश्वमेध यज्ञ सफल अगर किसी ने कर लिया तो वो सफल नहीं होता, ऐसा है। क्या कह रहा है? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ परंपराओं का उल्लेख करें तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ परंपरा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक यज्ञ होते थे। लोग इंद्र भगवान की अग्नि की सोम देवता की पूजा करते थे और इसमें अपनी दीर्घायु और भविष्य और पुत्र की प्राप्ति करते थे। फिर उत्तर वैदिक काल में 1000 से 500 ईस्वी तक यज्ञ में चेंज हुआ और यज्ञ राजा बड़े बड़े राजा सदा करने लगे। इनमें यश्वमेध यज्ञ करते थे। यश्वमेध ऐसा यज्ञ था कि इसमें भाई एक घोड़े को ले लिया जाता था, अगर कोई पकड़ लेता तो यश्वमेध संपन्न नहीं हुआ, अगर नहीं किसने पकड़ा यश्वमेध संपन्न। ये बात है। आगे बोला है भैया उपनिवेश वादों, उपनिवेश तो में किस प्रकार के विचार करते हैं? चलिए, उपनिषेधों में किस प्रकार के विचार मिलते हैं? उपनिषेधों में क्या मिलता है ये बताना है ना, सुनिएगा भाई। उपनिषेधों में निम्न प्रकार के विचार मिलते हैं। पहला विचार मिलता है उपनिषेध में विचारों से प्रकट होता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जीवन के बारे में जानने की इच्छुक हैं। तो भैया उपनिषेधों में या उपनिषेधों में ये विचार मिलते हैं कि लोग मरने के उपरांत पूर्व जीवन की स्थिति को जानना चाहते थे। उपनिषदों में ऐसा मिलता है, वे लोग मर जाते मरने के बाद चाहते हैं कि हमें पुरानी याद आए, पुराने पहले हम क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो ये उपनिषद में मेरा पॉइंट एक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, लोग ऐसा उपाय या मार्ग पाने के इच्छुक थे जो उन्हें परम ज्ञान की प्रकृति को समझ पाने और उसको अभिव्यक्त करने के योग्यता दे सके। मतलब कि लोग इस उपनिषद में लोगों की इच्छा ये थी कि भाई उन्हें परम ज्ञान की प्रकृति को समझाए। मतलब पहले की पृथ्वी के बारे में बताया हमें, पहले पृथ्वी कैसी थी, क्या था और शुरू में सबसे पहले क्या हुआ, इंसान की उत्पत्ति कैसी, मतलब पुराने इतिहास को जानने के इच्छुक लोग। यह पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है यज्ञों के महत्व के बारे में विचार मिलते हैं और लोग ऐसा भी चाहते थे और ऐसे विचार के लिए फिर पुराने यज्ञ वगैरह कैसे होते। तो क्वेश्चन है आपका उपनिषदों में क्या विचार मिलते हैं? उपनिषदों में विचार मिलते हैं। पहला विचार ये मिलता है कि पुराने समय पर यज्ञ कैसे होते थे, पहला विचार ये मिलता है। दूसरा विचार ये मिलता है इसमें लोग यह जानने के लिए इच्छुक थे कि भाई पहले पृथ्वी कैसे थी, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है, पहले क्या होता था पृथ्वी पर, ये लोग जानने के इच्छुक थे। दूसरा बात ये मिली है इसमें कि लोग अपने जीवन जीने के बाद लोग अपने मृत्यु के पश्चात अपने जीवन की कामना चाहते थे। हम पहले क्या करते थे अपने जीवन में, वही एक तीन विचार मिले हैं इसमें उपनिषद। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन इतिहास के। अब देखो मेरे को भूगोल, दो क्वेश्चन इतिहास को 4 चैप्टर की ओटी करके लेके आना, इतिहास की ओटी ओनली नहीं, थोड़ी मोड़ी कुछ नहीं। और एक ये 2 क्वेश्चन। अरे ठीक है तुम यार, हाँ बन लेंगे।
भाई शिवा, भूगोल में कौन सा चैप्टर है? ये 8 सब्जेक्ट का भूगोल का 4 चैप्टर के 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है सहकारी कृषि किसे कहते हैं? चलिए सहकारी कृषि किसे कहते हैं? सहकारी कृषि किसे कहते हैं? देखिए, तो जब कृषकों यानी कि जब किसान का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वच्छता से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि का संबंध करता है, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। व्यक्तिगत खेत बने रहते हुए सहकारी में खेती की जाती है। तो देखिएगा सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तो भैया जब किसान अपनी खेती से अधिक लाभ या अपनी फसल से अधिक लाभ कमाने लगे तो उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, जब किसान अपनी खेती से अधिक लाभ कमाने लगे तो उसको कहा जाता है क्या? सहकारी कृषि। विश्व स्तर पर सहकारी कृषि कहाँ ज्यादा फलित? तो भैया विश्व में ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर सहकारी कृषि बेस्ट है? तो भैया कौन सा कंट्री है विश्व में? बोलो। तो विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर सहकारी कृषि मौजूद है, उसका नाम है डेनमार्क देश है। यहाँ पर कृषि सहकारी कृषि बहुत अच्छी है, जहाँ व्यावहारिक रूप से प्रत्येक किसान इसका सदस्य है। तो वहां जहां पर प्रत्येक किसान इसका सदस्य है सहकारी कृषि का। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसलों को उगाना, पशुओं को पालना, एक साथ 2 कृषि करना मिश्रित कृषि कहा जाता है। अपन पशुपालन करना और कृषि करते रहना चाहिए, तो मिश्रित कृषि का है। मिश्रित कृषि की 3 विशेषता लिखो। मिश्रित कृषि की 3 विशेषता क्या है? पहली विशेषता है मिश्रित कृषि में फसल उगाने के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। ठीक है। दूसरा है इसमें खेतों का आकार, इसमें मिश्रित कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, मध्यम होता है, नहीं छोटा होता है। मिश्रित कृषि में उन्नत बीजों, श्रम तकनीकी, पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है, साथ ही चारे की फसल का उत्पादन भी किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में पशुओं के लिए फसल का उत्पादन भी किया जाता है। इस कृषि में तकनीकी पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि किसे कहा जाता है? उदाहरण देकर बताओ। कोको क्या होता है? ये भैया रोपण कृषि के उदाहरण है। रोपण कृषि के अंतर्गत आती है रबड़, गन्ना, कॉफी, चाय और कोको। कोको एक फसल का नाम होता है। बोलेगा गेहूं क्या होता है? गेहूं तुमने खाया है, विदेश कोई होती होगी कोको। अब मुआल के बाद है, गधे हो 12th पढ़ रहे हो, मुआल के बाद कोको तुरंत आ जाएगा उसमें। वो मुआल मिलाने वाली नहीं महिला। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रिया में लगे लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें लाल कॉलर श्रमिक। तो या वे लोग जो अपने भरण पोषण के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में काम करने जाते हैं, उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा है। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में काम करने वाले श्रमिकों को लाल श्रमिक कहा है, लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ रहा है कल ध्यान से। चलो उसको स्टॉप करते भाई।